शिक्षा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा और उसका विकास। देखिए, जिस तरीके से हर भाषा के साहित्य का अपना इतिहास होता है, उस तरीके से हिंदी भाषा के साहित्य का भी अपना इतिहास है। और इतिहास लेखन की क्या क्या कसौटियाँ होती हैं, उसके साथ ही साथ इतिहास लेखन की क्या पद्धतियाँ होती हैं, और हिंदी साहित्य में किन पद्धतियों का निर्वहन हुआ, इन सब की बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से जो उल्लेखनीय ग्रंथ हैं वो भक्तिकाल से ही मिलने लगते हैं। जैसे कि गोकुलनाथ की दो रचनाएं, जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता और उसके साथ साथ 252 वैष्णवन की वार्ता। तो ये जो दो रचनाएं गोकुलनाथ की हैं, इनमें कई सारे कवियों का, रचनाकारों का जिक्र मिलता है। इसके साथ जो अग्रदास के शिष्य थे यानी कि नाभादास, उनकी रचना भक्तमाल है, जिसमें काफ़ी सारे रचनाकारों का विवरण मिलता है। लेकिन जैसे मैं बातचीत कर रहा था, इतिहास लेखन की भी एक कसौटी होती है, एक सिद्धांत होता है। तो उन सिद्धांतों पे कौन से साहित्यकार आगे चल के कौन से इतिहासकार प्रामाणिक सिद्ध होंगे, इसकी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतिहास ग्रंथ मानने के लिए कई सारी कसौटियाँ होती हैं। इसकी बातचीत हम लोग आगे करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं शताब्दी में गार्सा दादासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है, इनकी रचना मिलती है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, इस नाम से इनकी रचना आती है। और वहाँ से ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का बीजारोपण होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा कि इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ प्रमुख उनमें से कौन कौन सी हैं, इनकी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो है 4 पद्धतियाँ प्रमुख हैं, ये आप याद कर लीजिए। एक तो वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो रचनाकारों का विवरण होता है वो उनके उन रचनाकारों के नाम के जो प्रथम वर्ण होता है, जो उनके रचनाकारों के नाम का जो प्रथम वर्ण होता है, उसके क्रम के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास, चिंतामणि और इसके साथ साथ केदारनाथ सिंह अगर लिख दिए जाएँ तो उनका जो समय होगा वो भले ही अलग अलग है, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार उनका क्रम जो होगा उसमें केदारनाथ सिंह पहले आ जाएंगे, चिंतामणि उसके बाद आएंगे और तुलसीदास सबसे बाद आएंगे। जबकि देखा जाए तो केदारनाथ सिंह सबसे बाद के इनमें रचनाकार हैं। तो इसलिए वर्णानुक्रम पद्धति है ये काफ़ी जो ऐतिहासिक दृष्टि से यह संगत मानी गई है, क्योंकि इसको एक तरीके का इतिहास लेखन नहीं जबकि शब्दकोश लेखन की तरह माना जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति के रचनाकारों में जो प्रमुख रचनाकार हैं वो गार्सा दादासी हैं और शिव सिंह शेंगर हैं। इसके यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति में ये होगा कि जो वर्ण के आधार पर रचनाकारों का विवरण दे, तो ऐसे जो ग्रंथ हैं वो वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है काल अनुक्रम पद्धति, यानी समय के अनुसार। समय कौन सा? जन्म का समय, रचनाकार के जन्म का समय, यानी जो रचनाकार की जन्मतिथि होती है उसके अनुसार रचनाकारों का विवरण देना। लेकिन इतिहास लेखन की दृष्टि से इसको भी अधूरा माना जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में जैसे होता था कि विवरण दिया जाता था, उस तरीके से ये भी विवरणात्मक हो जाते हैं, एक तरीके से कविवृत्त संग्रह ही हो जाते हैं। तो ये भी कविवृत्त संग्रह ही माने जाते हैं, क्योंकि इसमें भी ऐतिहासिक दृष्टि नहीं मिलती है साहित्यकार की। तो ऐसे रचनाकारों में जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ये विद्वान आते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति ये दोनों एक तरीके की कविवृत्त संग्रह, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे चल के कहते भी हैं इस बात को कि उनसे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सिर्फ कविवृत्त संग्रह ही हैं, यानी कवियों के विवरण का एक तरीके से संग्रह। इसके बाद जो प्रमुख आती है पद्धति वो वैज्ञानिक पद्धति आती है। इस पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष व तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें ग्रंथकार ये करता है कि वो बायस्ड नहीं होता और सिर्फ क्या करता है कि जो तथ्य होते हैं किसी भी रचनाकार से जुड़े हुए उनको लेता है
और उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है बिना किसी अपनी विचारधारा का उस पर प्रभाव डाले हुए। लेकिन वही बात है कि इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है। यानी कि एक साहित्यकार या इतिहासकार वही है जो सिर्फ तथ्य ना दे, क्योंकि तथ्यों का संकलन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या ये भी एक साहित्यकार का, इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसीलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति आती है वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का जो सिद्धांत है इसको फ्रेंच विद्वान तेन लेके आए थे। तेन एक फ्रेंच विद्वान है और वो इन्होंने इस पद्धति का स्थापना की, उन्होंने इस पद्धति की स्थापना की। जो तेन ने इस पद्धति को जो है 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति का अर्थ यहाँ पे रेस से है, यानी कि रेस। वातावरण का अर्थ यहाँ से मिलियू से है, और क्षण विशेष यानी कि मोमेंट। इस पद्धति के अनुसार, विधेयवादी पद्धति के अनुसार ये होता है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जो जाति यानी कि जातीय परंपराओं, इसके साथ साथ वातावरण यानी कि राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, और उसके साथ साथ क्षण विशेष यानी कि सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, यानी कि जो कंटेम्परेरी कंडीशन होती है उसका अध्ययन और उसका विश्लेषण। तो तेन का कहना है कि जो किसी भी साहित्य का जो इतिहास होता है उसको समझने के लिए जो उससे संबंधित जाति परंपराएं होती हैं, उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और जो सामयिक परिस्थितियां होती हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक है। जैसे कि इस अगर परिभाषा पे आप जाएं विधेयवादी पद्धति की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल खरे उतरते हैं। देखिए, हिंदी में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इसे आगे बढ़ाया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और उसके बाद जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, उस पुस्तक में भी ये खूबी मिलती है। जो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास पुस्तक है रामस्वरूप चतुर्वेदी की 1986 में आई थी। उसके बाद बच्चन सिंह की पुस्तक में भी इस पद्धति का निर्वहन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग विषय पे आते हैं। ये बात बीच में बतानी ज़रूरी थी कि इतिहास लेखन की, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ प्रमुख कौन सी हैं, ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो वर्णानुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, जिसमें से विधेयवादी पद्धति सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई और अभी तक फॉलो की जा रही है। हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की बात करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो पहले व्यक्ति आते हैं, पहले विद्वान आते हैं, वो गारसादा तासी हैं। गारसादा तासी का जो ग्रंथ है जिसका जिक्र अभी हमने किया था, इस्तवार दालाली त्रैतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इनका जो ग्रंथ है ये 2 भागों में है। प्रारंभिक तौर पे 2 भागों में आया था, जिसका प्रथम भाग 1839 में आया था और दूसरा भाग 1847 में आया था। उसके बाद क्या हुआ, इसका दूसरा संस्करण आया इनके ग्रंथ का 1871 में, जिसमें इसके 3 खंड कर दिए गए। तो ये आपको डेट्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही परीक्षाओं में ऑप्शंस में पूछा जाता है। जो MCQ बेस्ड परीक्षाएँ होती हैं तो उनमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तो पता ही चुके हैं कि फ्रेंच विद्वान हैं, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही लिखा होगा, जाहिर सी बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसमें 738 कवियों का विवरण है टोटल, जिसमें से सिर्फ 72 कवि जो हैं वो हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इनके ग्रंथ का अनुवाद किया
जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, जो गारसा दत्तासी हैं, और जो गारसा दत्तासी के बाद भी जो कुछ विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी से संबंधित साहित्य के इतिहास तो लिखा, लेकिन उसमें हिंदी से संबंधित जो साहित्यकार थे उनकी बहुत कम मात्रा में, यानी आप देखिए कि 738 कवियों का विवरण है, जिसमें कोई सबसे अधिक उर्दू से संबंधित हैं, अंग्रेजी से संबंधित हैं, लेकिन हिंदी से संबंधित सिर्फ 72 कवियों का ही जिक्र है। और इसमें उन्होंने जो विवरण दिया था वो अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम के अनुसार दिया था। मान लीजिए जो ABCD है, तो उसी हिसाब से रचनाकारों का विवरण दिया था, जिसमें से 72 कवि जो थे वो हिंदी से संबंधित थे। गारसा दत्तासी के बाद जो महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं वो है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ये ग्रंथ जो है 1848 में आया गारसा दत्तासी के बाद। इसमें 1000 कवियों का विवरण मिलता है, जिसमें से 62 कवियों का ही हिंदी जो विवरण है वो हिंदी से संबंधित है। जिस तरीके से गारसा दत्तासी के यहाँ है कि 738 रचनाकार हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 72 ही हिंदी से संबंधित है, वैसे ही तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी जो ग्रंथ है वो मौलवी करीमुद्दीन ग्रंथ है, और इसमें सिर्फ 62 कवियों का जिक्र है 1004 कवियों में, जो 62 कवि जो हैं हिंदी से संबंधित है। लेकिन इस ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इसी ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है, लेकिन नामकरण इसमें भी नहीं किया गया है। नामकरण का प्रयास उनका नहीं किया गया है काल का। इसके बाद ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का लिखा हुआ है, ये 1873 में आया। इस ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। इससे पहले जो रचनाकारों ने लिखे, चाहे वो गारसा दत्तासी हो चाहे वो करीमुद्दीन हो, इन दोनों ही विद्वानों ने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हिंदी से संबंधित नहीं थे। लेकिन ये पहला ऐसा ग्रंथ हुआ है जो हिंदी में लिखा गया, और इसमें हिंदी से संबंधित रचनाकारों का विवरण था। एक महत्वपूर्ण बात इस ग्रंथ से जुड़ी हुई ये भी है कि जो ग्रंथ है ये नवल किशोर प्रेस जो कि लखनऊ में है, नवल किशोर प्रेस, ये ग्रंथ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था 1873 में। इसके बाद महत्वपूर्ण रचनाकार आते हैं शिव सिंह सरोज। उनका ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का, और शिव सिंह सरोज 1883 में आया था, और ये भी जो है प्रकाशित वहीं से हुआ था जहाँ से भाषा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। और इस ग्रंथ में सबसे पहले 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण हमको मिलता है। बाद के कई रचनाकारों ने शिव सिंह सरोज का उपयोग अपने इतिहास लेखन में किया है, इसका भी हम लोग आगे चल के जिक्र करेंगे। और ये जो ग्रंथ है ये सबसे पहले इसमें 1000 से ज़्यादा रचनाकार भाषा कवियों का विवरण हमें मिलता है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग गारसा दत्तासी ने किया है। इसके बाद हिंदी साहित्य से संबंधित एक प्रमुख साहित्यकार नहीं इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूंगा जो कि उनसे संबंधित है, उनके इतिहास से संबंधित है और मुख्य परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनका जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक मुख्य कार्य ये किया कि उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य
का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र जो है फिक्स किया, निर्धारित किया, और हिंदी साहित्य के इतिहास को जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू था उससे पृथक किया। देखिए पहले क्या साहित्यकार जो थे उनके बारे में, जैसे गारसा तासी की बात करें तो गारसा तासी के यहाँ आपको ये नहीं मिलता है, क्योंकि वो जब जिक्र करते हैं तो उसमें सभी को, हिंदी वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, और उस हिसाब से उसका जिक्र करते हैं अपने इतिहास में। जबकि इनके यहाँ क्या है कि ये हिंदी साहित्य का जो है भाषा के दृष्टि से उसको अलगाव करते हैं, और उसके इतिहास को जो है उर्दू से भी पृथक करते हैं। इन्होंने एक मुख्य काम ये किया कि पहली बार कवियों को काल क्रम के अनुसार वर्गीकृत किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी बताया। यानी इन्होंने पहला काम इन्होंने ये भी किया, पहली बार पहले इतिहासकार हुए जिन्होंने कवियों को काल क्रम के अनुसार यानी उनके समय के अनुसार वर्गीकृत किया। उसके साथ साथ जो उनकी विशेषताएं हैं किसी भी साहित्यकार से संबंधित, जैसे कई सारे उनके स्टेटमेंट्स हैं वो तुलसीदास से संबंधित हों, तो उनकी जो एक विशेष टिप्पणी है वो उनको इतिहास ग्रंथ लेखन में विशेष बनाती है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि एक अच्छे इतिहासकार की खूबियाँ हैं, क्योंकि वो अपनी सिर्फ विवरण नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ वो साहित्यकार से संबंधित टिप्पणियाँ भी दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा था। कई बार ऑप्शनल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्णकाल या स्वर्णयुग किसने कहा, तो भक्ति काल को स्वर्णयुग जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। इनके ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में आया था, जो कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने उसका अनुवाद किया था। इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे मिश्रबंधु की रचना मिश्रबंध विनोद। देखिए मिश्रबंध इसलिए क्योंकि मिश्र जो बंधु थे उन्होंने इसको मिल के लिखा था, और जो 3 मिश्र बंधु थे उनमें एक का नाम था गणेश बिहारी मिश्र, एक का श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे शुकदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिल के इस ग्रंथ का संकलन किया। 1913 में प्रथम 3 भाग इस ग्रंथ के प्रकाशित हुए और 1934 में इस ग्रंथ का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। मिश्रबंध विनोद में लगभग 4,500 कवियों को शामिल किया गया, यानी कि 4,591 कवियों को शामिल किया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है। देखिए ग्रियर्सन इनसे पहले काल विभाजन और नामकरण कुछ मात्रा में कर चुके थे, क्योंकि उनके संकेत जो है काल, जैसे मैंने भी जिक्र किया था कि काल क्रम के अनुसार उन्होंने वर्गीकृत किया, उनकी प्रवृत्तियों को भी बताया। तो ग्रियर्सन के यहाँ मिलता है, लेकिन व्यवस्थित तौर पे अगर आप देखेंगे तो मिश्रबंधु के यहाँ ही आपको ये चीज़ दिखेगी कि काल विभाजन और नामकरण जो है वो व्यवस्थित रूप से करने का श्रेय जो है मिश्रबंधु को जाता है। अब आते हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका साहित्य हिंदी साहित्य समर्थर विद्यार्थी पढ़ता है। इनका जो ग्रंथ है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन 1929। देखिए जो ये ग्रंथ है जो काशी में नागरी विचारणी सभा है उससे प्रकाशित जो शब्द सागर प्रकाशित हुआ था, तो शब्द सागर की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिली। तो उन्होंने जो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी उसी को ही आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जानते हैं। और इस भूमिका का जो उस समय नाम था वो था हिंदी साहित्य का विकास, जिसका नाम बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। और हिंदी साहित्य से संबंधित विद्यार्थी और शिक्षक इसको पढ़ते हैं, या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास जो भी व्यक्ति करता है वो अपना आधार रामचंद्र शुक्ल को बनाता है, क्योंकि विधेयवादी पद्धति का इन्होंने निर्वहन किया है। देखिए विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया। देखिए विधेयवादी पद्धति की जिन मूलभूत सिद्धांतों की मैं बात कर रहा था, यानी कि जाति, वातावरण और तत्कालीन जो सामयिक परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से जो साहित्यकार जो इतिहास लिखता है उसी का इतिहास श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ होता है। तो इन्होंने क्या किया, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह पे जो है विभक्ति काल का जिक्र करते हैं तो उसमें इनकी एक विशेष टिप्पणी देखने को मिलती है, जो उस समय की परिस्थितियाँ थी वो इनके इतिहास में झलकती हुई आपको दिखाई पड़ी।
जब हम आगे हम लोग भक्तिकाल पढ़ेंगे तो इसका जिक्र हम लोग करेंगे। इन्होंने एक और मुख्य काम किया कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से हिंदी से अलगाया और उसके साथ उसको एक पूर्व पीठिका के रूप में हिंदी में रखा। देखिए, अपभ्रंश साहित्य जो था, अपभ्रंश यानी कि जो हिंदी से पहले की भाषा थी वो अपभ्रंश थी और बाद में वही हिंदी बनी। तो हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो आपको अपभ्रंश में मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपभ्रंश का जो साहित्य था वो हिंदी से अलग किया एक तरीके से, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में, यानी कि अपभ्रंश से आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, उनका जो साहित्य पढ़ेंगे और आगे आप हिंदी में पूरा प्रवेश करेंगे कि अपभ्रंश साहित्य का थोड़ा बहुत जिक्र उनके ग्रंथ में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि नामवर सिंह जी ने लिखी है। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ का नाम है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ को लिखा है जो कि 1938 में आया था। देखिए, राम कुमार वर्मा एक छायावादी कवि हैं और इन्होंने जब इस ग्रंथ को लिखा तो जाहिर सी बात है, कवि इस ग्रंथ को लिख रहा है तो काव्यात्मक भाषा जो इन्होंने प्रयोग की अपने ग्रंथ के अंदर, तो जो पढ़ने वाले थे, जो पढ़ने वाली फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि जो पाठक थे, उन्होंने इसको काफ़ी प्रशंसित किया और पसंद किया और आकर्षित हुए इस ग्रंथ की तरफ। हालांकि इस ग्रंथ में आपको सिर्फ आदिकाल से भक्तिकाल तक की अवधि का ही जिक्र मिलता है। आदिकाल से यहाँ पे जो समय दिया हुआ है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है, तो यहाँ से आदिकाल से भक्तिकाल तक का ही जो अवधि है उतनी ही आपको मिलेगी यहाँ पर पढ़ने के लिए इतिहास की। इसके आगे वे लिख नहीं पाए, कोई संभवतः उनका देहावसान हो गया हो, इस वजह से वो ना लिख पाए। इन्होंने एक और मुख्य बात कही कि निर्गुण जो ज्ञानाश्रय शाखा थी उसको संत काव्य कहा, यानी कि जिसमें कबीर आते हैं, और इसके साथ साथ जो निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा थी उसको सूफी काव्य किया, जिसमें जायसी आते हैं, जिसमें मंझन आते हैं, जिसमें और भी साहित्यकार आते हैं। इन्होंने एक और मुख्य काम किया कि जो अपभ्रंश साहित्य था, तो अपभ्रंश साहित्य का एक बड़ा हिस्सा जो था इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया, उसका नाम रखा संधिकाल। उस संधिकाल से उसको संधिकाल नाम से उसको अभिहित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो, देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इनके 3 ग्रंथ पाए जाते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इन तीनों ग्रंथों में इनकी ऐतिहासिक दृष्टि हमें मिलती है, लेकिन इनका कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोई स्पष्ट या स्वतंत्र इनका कोई इतिहास ग्रंथ लेखन नहीं मिलता। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि आदिकाल का स्वरूप निर्धारण इन्होंने बताया कि किस तरीके से हुआ। साथ साथ इनकी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो भक्तिकाल के उदय से संबंधित है, जिस पर बहस हुआ करती है आए दिन, और एक मुद्दा है कि पूर्ववर्ती सिद्धांतों से जो भक्तिकालीन संत काव्य धारा का जो संबंध था उसको उन्होंने उद्घाटित किया। साथ ही साथ हिंदी सूफी काव्य का जो आधार है, इन्होंने संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को माना, जिसके लिए इनकी एक इतिहासकार की दृष्टि से इनका एक विशेष स्थान है। और जो इन्होंने इतिहास की अपनी स्थापनाएं दी वो आज तक जो है हिंदी जगत में लोकप्रिय है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा 1965 में। देखिए, इस ग्रंथ की 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता इसमें है नहीं। वो ये कि आचार्य शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा, तो उस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किया और एक सार्थक प्रयास किया इस ग्रंथ को, एक तरीके से कह सकते हैं आप, इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया, एक नई व्याख्या की। यानी कि जो आचार्य शुक्ल का ग्रंथ था उसमें इन्होंने क्या किया कि साहित्य इतिहास के जो विकासवादी सिद्धांत थे उनकी प्रतिष्ठा की,
और उसके आलोक में आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हृदया ने इसको संपादित किया है। 1973 का एक ग्रंथ है। देखिए इस डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में जो ग्रंथ निकला, उसमें 26 विद्वानों के सहयोग से ये ग्रंथ संपादित हो पाया, क्योंकि इसमें 26 विद्वानों की अपनी अपनी ऐतिहासिक दृष्टि का निर्वहन किया गया है। लेकिन यही इसकी खूबी है और यही इसकी कमी भी है कि इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्रंथ में वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सबके अपने अपने विवरण हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सबकी अपनी अपनी ऐतिहासिक दृष्टि है। इसके बाद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 1986 में ग्रंथ प्रकाशित हुआ। देखिए साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास बहुत अच्छी पुस्तक है। हिंदी रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने के बाद ये आपके जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि व्यास सम्मान से सम्मानित भी है। देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखा भी हुआ है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है। लेकिन यहाँ पे खूबी ये है कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित तो हैं, यानी कि आचार्य शुक्ल की स्थापनाओं का समर्थन तो करते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल की परंपराओं की स्थापना करने के बावजूद जो उनकी मौलिकता है इतिहास लेखन में, वो आपको क्षरित होती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो शुक्ल जी की परंपरा थी उसी को एक तरीके से गंभीरता से इन्होंने पुनर्परिभाषित किया है। इसके साथ ही साथ इनके यहाँ जो महत्वपूर्ण बात मिलती है वो ये कि भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज करने में ये सफल हुए हैं। इसके साथ साथ जो भाषिक प्रवृत्तियों की जो गहरी समीक्षा थी, उसके माध्यम से इन्होंने साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ जो है व्याख्यायित किए। ये इनके विषय में महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम लोग काल विभाजन और नामकरण पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।